था कि तू गरीब है भाई, तू गरीब है, तेरा वोट मेरे पास आएगा, पीरियड। उसके आगे कुछ नहीं। बड़े बड़े नारे देते थे, गरीबी हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, लेकिन गरीब की जिंदगी में कभी कोई रियल चेंज नहीं आता था। पॉवर्टी, पुअर, इस पे केवल राजनीति होती थी, कभी भी रियल काम नहीं होता था। चेंज आया 2014 में, 2014 में, जब मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली। मोदी जी ने राजनीति की दिशा राजनीति से हटा के सेवा में की, और उस सेवा की डिलीवरी करने के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल, ऐसा प्रोसेस बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसके बारे में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, जिसमें जिसको जो मदद चाहिए, जिसका जो काम चाहिए, उसके लिए उसको चक्कर काटने नहीं पड़े, घूमने नहीं पड़े। एकदम जैसे हेमंत भाई बता रहे थे अभी कि सहज हो गया सब कुछ। वो आया सुशासन से, और गरीबों की जिंदगी में एक बहुत ही सस्टेन्ड चेंज लाए, वो गरीब कल्याण की नीतियों से। एक से एक अगर एग्जाम्पल लें हम, चाहे सेंचुरी की सबसे बड़ी विपदा पैंडेमिक, उस पैंडेमिक में जहां पर बड़े बड़े रिच देश, प्रॉस्परस कंट्रीज, उन लोगों ने भी अपनी हिम्मत हार दी थी, वहां पर हिंदुस्तान में वैक्सीन बनी अपनी, 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी, और एक एक जनमानस को, एक एक परिवार को, किसी को यह सोचना नहीं पड़ा कि ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करें, क्या न करें। आप इस नंबर का अगर मीनिंग समझेंगे, 220 करोड़, पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन, यूएसए की पॉपुलेशन 35 करोड़, प्लस पूरे यूरोप की पॉपुलेशन 45 करोड़, प्लस जापान की पॉपुलेशन 15 करोड़, सब ऐड कर दो, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तब जाके 220 करोड़ बनता है। इतनी बड़ी मैसिव एक्सरसाइज, फ्लॉलेस, बड़े बड़े देश, रिच कंट्रीज आज भी सर्टिफिकेट हाथ में लेके घूमते हैं वैक्सीन का। यहां पे सारा डिजिटल। वैक्सीन का स्केड्यूलिंग करनी है, फोन कर रहे हैं, 4 महीने बाद में टाइम आएगा, 5 महीने बाद में टाइम आएगा। यहां पे सीधा कोविन ऐप में गए, खट खट खट, आपका स्केड्यूलिंग हुआ और आपको वैक्सीन लेके आ गए। मैसिव 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 वे ऑफ, डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। आप अगर गरीबों की जिंदगी में सबसे बड़ा चेंज जो आया वो देखते हैं, अगर 3.5 करोड़ पक्के घर, 3.5 करोड़ पक्के घर, एक घर में अगर 5 लोग एवरेज रहते हैं एक परिवार में, पूरे जापान की जनसंख्या जितनी है, पूरे के पूरे जापान में सोचो सभी लोगों के घर बनाए, उसके बराबर का ये घर बनाने का प्रोग्राम हिंदुस्तान में। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क। किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने कभी सोचा नहीं था लाल किले से आके बोलना कि शौचालय बनाएंगे, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड देंगे। ऐसी चीजें जो कि हमारे सोसाइटी में भी टैबू मानी जाती थी, जिसके बारे में सोसाइटी में भी बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, वैसे मुद्दों को मोदी जी ने लाल किले से लेके उसको इंप्लीमेंट किया, उसका रिजल्ट दिखाया। 12 करोड़ घर जहां पे शौचालय नहीं थे, शौचालय बनाए गए देश भर में। आप उस शौचालय को केवल हाइजीन से मत जोड़ो। आज ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे शौचालय पहले नहीं थे, अब है। वहां पे महिलाओं पे जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते थे, रेप के केसेस, दूसरे तरह के मॉलेस्टेशन के केसेस, दे हैव रिड्यूस्ड बाय 90%। 90% रिडक्शन इन केसेस अगेंस्ट विमेन। इतना बड़ा फर्क। मैं तो छोटे से गांव में पैदा हुआ था, हमको याद है, हम बचपन में घर से निकलते थे,
अंधेरा होता था तब लोटा लेके निकलते थे, डब्बा लेके निकलते थे, ये हालत होती थी। हाफ द टाइम ऑफ ऑल आवर पीपल वाज वेस्टेड कि कैसे कहां कैसे जाए किधर जाए। सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे मैसिव कामों को चेंज किया। रूरल एरियाज में स्पेशली ओनली 39% हाउसेज हैड टॉयलेट्स इन 2014, टुडे 100%। ये ऐसा काम था एक, पानी। यहां तो हम नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही लकी हैं कि यहां पे पानी बहुत अच्छा होता है, ईश्वर की दया से बारिश बहुत होती है, लेकिन हर घर तक नल से जल पहुंचाने का जो काम है, कोई भी सरकार में जब भी इस तरह की बात होती थी, लोग कहते थे, जैसे अभी सीएम साहब ने एग्जांपल दिया, लोग कहते थे कि इसका बारे में बात भी मत करो क्योंकि ये कभी हो ही नहीं पाएगा, तो इसके बारे में बात भी मत करो, ये प्रॉमिस भी मत करो, फिर जर्नलिस्ट विल हंट अस। ऐसी परिस्थितियां होती थी, लेकिन मोदी जी ने ये प्रण लिया, संकल्प लिया और 9 साल में अभी तक 12 करोड़ घरों तक नल से जल। एक घर में 5 की अगर एवरेज लो, 60 करोड़ जनसंख्या आई है। पूरे यूरोप की जनसंख्या 45 करोड़। इट मीन्स वी हैव within a short span of 9 years covered more than the whole population of Europe. That is the magnitude of this work. हम सब जानते हैं किस तरह से गैस के चूल्हे से घरों में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है। आई हैव सीन माय मदर यूजिंग जो वुड वाला स्टोव होता है, जिसके अंदर वुड को काट के लगाते थे, कैसे धुआं होता था, कैसे बड़ी मुश्किल से उसमें फायर जलाना होता था। इट वॉज सो डिफिकल्ट एंड टुडे दैट इज अ पास्ट हिस्ट्री। अब लोग उस चीज को भूल चुके हैं। और जब पैंडेमिक आया तब मोदी जी ने प्रण लिया कि मेरे देश में एक भी परिवार भूखा नहीं सोएगा। मैसिव 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 एक्सरसाइज, 80 करोड़ घरों तक, 80 करोड़ लोगों तक महीने के महीने राशन पहुंचाना। पीपल हैव स्टार्टेड राइटिंग केस स्टडीज ऑन दिस। इतनी बड़ी लॉजिस्टिक्स एक्सरसाइज, इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम इतिहास में कभी नहीं हुआ है आज तक, दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। जो 80 करोड़ आज भी महीने के महीने, हर महीने गरीब के घर में राशन पहुंचता है बिना कोई फ्लॉ के। इलाज, गरीबी का सबसे बड़ा कारण होता है कॉस्टली हेल्थ केयर। एक इंसिडेंट हो जाए घर में, परिवार पीछे रह जाता है कई वर्षों तक। 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा आयुष्मान भारत से, हाइजीन के लिए सैनिटरी पैड, मेडिसिन को सस्ता करना, उसके लिए जेनेरिक मेडिसिन के लिए जन औषधि केंद्र। 100 रुपए की मेडिसिन 20 रुपए में मिलती है जन औषधि केंद्र में। हर एक पॉइंट पे अगर हम देखें, हर एक पॉइंट पे हम देखें तो सबकी जिंदगी में, गरीबों की जिंदगी में एक स्थायी परिवर्तन, एक परमानेंट चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज मोदी जी 9 साल में लेके आए। तो जो वोट बैंक की राजनीति थी कि गरीब है, गरीबी हटाओ का नारा देंगे, गरीब से वोट ले लेंगे और उसको गरीब बने रहने देंगे, उसकी बजाय एम्पावरमेंट की, परमानेंट चेंज की, ट्रांसफॉर्मेशन की राजनीति, ये बड़ा चेंज है मोदी जी के पीरियड का। किसानों के मामले में अगर आप देखो, जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर के प्राइसेस डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 10 गुना हो गए। आप में से कितने लोगों को इसकी जानकारी है? यूरिया के प्राइसेस इतनी मैसिव, जब प्राइस राइज हुआ सभी देशों में, ऑब्वियसली वो प्राइस फार्मर्स पे गया। दुनिया के सभी देशों में लोगों को अपनी खेती करना मुश्किल हुआ। एक देश ऐसा है पूरी दुनिया में जिसमें ये जो प्राइस राइज था, उस पूरे के पूरे प्राइस राइज को मोदी जी ने एब्जॉर्ब किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा बोझा अपने ऊपर लिया और किसानों को उसी प्राइस पे फर्टिलाइजर दिया।
आप सोचो लास्ट ईयर इसके कारण फर्टिलाइजर का सब्सिडी कितना था, 2 लाख करोड़ प्लस, more than 2 lakh crore was the subsidy burden, but government of India, Modi ji took that burden so that देश के 20 करोड़ किसानों के ऊपर कोई burden नहीं आए. That is the kind of thought process with which Prime Minister has been working. हर तरीके से किसानों के घर में, उनके बैंक के अकाउंट में पैसा आना. सोचो जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कहा था 100 रुपए बेचता हूं, 15 रुपए पहुंचते नीचे, 85 रुपीज रास्ते में कोई खा जाता है, बाटो माराना. एक अलग ही फिलॉसफी थी. आज एक बटन दबाते हैं मोदी जी, अकाउंट में पैसे, करोड़ों किसानों के अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं. ये रियल सोशल जस्टिस है. ये रियल सोशल जस्टिस है. सबको अपॉर्चुनिटी मिले, सबको फैसिलिटी मिले और बिना भेदभाव के हर गरीब की जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आए. साथ ही साथ सोशल जस्टिस के जो बेसिक टेनेट्स हैं, एजुकेशन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को कोटा देना, जो ओबीसी कमीशन था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना, दिव्यांगों की कैटेगरीज बढ़ाना, हर तरीके से सोचा और एक सोसाइटी में एक हार्मोनियस ग्रोथ हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, एक परमानेंट चेंज आए, उस पे काम किया. ये एस्पेक्ट था एक इस ग्रोथ का और इस इंक्लूसिव डेवलपमेंट का. इसका दूसरा एस्पेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर. हम सब जानते हैं कि अगर सड़क बनती है तो सड़क में कोई जाति नहीं देखता कि किस जाति का व्यक्ति उस पर ट्रैवल कर रहा है. ट्रेन की नई पटरी बनती है, नई वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना होती है, कोई धर्म नहीं देखता कि किस धर्म का आदमी उसमें ट्रैवल कर रहा है. अगर अच्छा हेल्थ एम्स बनता है तो कि कौन रिच है और कौन गरीब है वो नहीं, सबको वो हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलती है. सबसे बड़ा सोशल जस्टिस है अच्छा बुनियादी ढांचा देश का बनाना. इस पे मोदी जी ने जो काम किया वो 60 साल में जो काम नहीं हुआ वो काम पिछले 9 वर्षों में हुआ है. जो 60 साल में काम नहीं हुआ वो पिछले 9 वर्षों में हुआ है. कई तरीके से पैरामीटर बाय पैरामीटर अगर आप देखो, एयरपोर्ट की बात करो, अगर 2014 तक, 1947 से 2014 तक की बात है, 74 एयरपोर्ट्स, 74. पिछले 9 साल में नए एयरपोर्ट बने 74. आप सोचो किस मैग्नीट्यूड, किस स्केल की बात हो रही है. हाईवेज 2014 तक 91,000 किलोमीटर्स अटल जी ने काम चालू किया था. ये मैं तब पीएमओ में काम करता था एज ए यंग ऑफिसर. 91,000, 9 साल में 53,000. मैसिव पेस, मैसिव पेस. वाटरवेज, कोई सोचता ही नहीं था वाटरवेज के बारे में. आज 111 वाटरवेज है, 111. और हमारे नॉर्थ ईस्ट में तो वाटरवेज की बहुत बड़ा पोटेंशियल है. कोई सोचता ही नहीं था कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन हिंदुस्तान में आए. आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए. 60 साल 70 साल तक कोई सोचता नहीं था. मोदी जी ने न केवल वर्ल्ड क्लास ट्रेन के बारे में सोचा, बल्कि एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनाई. बना के आज ऐसी परिस्थितियां हैं कि हर 7 दिन में, हर हफ्ते में एक नई ट्रेन निकल रही है. और इन ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे किया. आप याद करो, कभी भी कोई नई चीज आती थी, पहले बड़े शहरों में चली जाती थी, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर. कोई याद भी नहीं करता था नॉर्थ ईस्ट को. आज जब वंदे भारत आई है, फेज 1 में नॉर्थ ईस्ट में आज ट्रेन रवाना हुई गुवाहाटी से. फेज 1 में, फर्स्ट फेज में. अभी 2-3 बड़े बड़े स्टेट्स को नहीं मिली है. अभी तक 2-3 बड़े बड़े स्टेट्स को नहीं मिली है, लेकिन पहले नॉर्थ ईस्ट में आई. ये थॉट प्रोसेस है.
ये एक ऐसी सोच है जिसमें सबका साथ सबका विकास, कैसे इक्विटेबल डेवलपमेंट हो, कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, वो ये नंबर 20 लिखा हुआ था, परसों का नंबर है। परसों एक और गाड़ी निकली जो गोवा के लिए ऑलरेडी पहुंच चुकी है। गोवा में अगला लॉन्च गोवा में होगा। आप मेट्रो की बात करो, अगेन ये स्टोरी केवल बड़े शहरों तक सिमटी हुई थी। आज 15 सिटीज में मेट्रो है और 5 और शहरों की मेट्रो की प्लानिंग चल रही है। वी आर ऑलरेडी अमंग द टॉप 5 मेट्रो नेशंस इन द वर्ल्ड and very soon we will become among the top 3 or maybe the top 2 metro nations in the world. Health, ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। एम्स 7 थे 2014 तक, अटल जी ने 6 बनाए थे, उसके बाद में वापस ठप। अब 9 साल में 15 नए, 15 न्यू एम्स अपने गुवाहाटी में भी बना, 15 न्यू एम्स। मेडिकल कॉलेज 2014 तक 641, पिछले 9 साल में 700 न्यू। जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो 9 साल में। 2014 तक 82,000 सीट्स मेडिकल की, 9 साल में 70,000 सीट्स। आप देखो जो 60 साल में काम है वो 9 साल में यहां पे दिख रहा है आपको, पैरामीटर बाय पैरामीटर, डेटा बाय डेटा, पॉइंट बाय पॉइंट। आईआईएम्स 2014 तक 13, 9 साल में 7 नए। आईआईटीज 2014 तक 16, 9 साल में 7 नए। ये पेस ऑफ वर्क है जो पिछले वर्षों की है। इनोवेशन, पूरा एक बोरा भर के यूरिया होता था, उसकी जगह एक बॉटल में सारा यूरिया आ जाए, नैनो यूरिया। हर तरीके से सोचो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। अपना बोगीबील कितने वर्षों से पड़ा था, कब चालू हुआ होगा भाई साहब? कब, मतलब 80s 90s 80s 88, अब खत्म हुआ। मोदी जी को आके खत्म करना पड़ा, काम कंप्लीट करना पड़ा। ये पॉइंट कहने का है जो सीएम साहब ने बहुत अच्छे से, बहुत ही एक अच्छे फ्लो में बताया था कि पहले फोन भी करते थे पीएम साहब को तो वो न्यूज बनती थी, और अब इतना सहज हो गया है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, प्रधान एक ऐसा काम करने का तरीका बना है जिससे कि ये सारी प्रोग्रेस हुई है, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट। और केंद्र सरकार के मंत्रियों के ऊपर भी उतना ही काम करने के तरीके में इंपैक्ट है, जो अभी भाई साहब बता रहे थे। अगर कमिट किया है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक रिस्टोर होना है तो होना है, उसमें सोचना नहीं होता है कि करना नहीं करना, कैसे करना, बिल्कुल करना है। इट इज कमिटमेंट टू द नेशन, उस तरीके से, वो भावना के साथ काम करना। एयरपोर्ट जैसे भव्य नेशन, जैसे रेलवे स्टेशन, मैं आपको आज प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं सीएम साहब को पहले सुबह धन्यवाद दे रहा था कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का जो दूसरा साइड है उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। आपने तुरंत फैसला किया कैबिनेट में जाके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में हमको इंटीमेशन भी दे दिया, एमओयू साइन होने वाला है जल्दी। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जैसा जापान में होता है वैसा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन गुवाहाटी का बनेगा। मोदी जी का एकदम क्लियर विजन है कि हमारे मिडिल क्लास, लोअर इनकम, इनके लिए सबसे बड़ा साधन है रेलवे। ऐसे में यह नहीं होना चाहिए कि एयरपोर्ट्स अच्छे बन गए लेकिन रेलवे स्टेशंस वैसे के वैसे पुराने रह गए। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस बनाने का 1200 रेलवे स्टेशन पे एक साथ काम चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में पूरा मिला के 59 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है, और उसमें से भी आसाम में 49 स्टेशंस है। आसाम में अहोम 49 स्टेशंस है, अहोम प्रदेश। ये आप देखो, चेनाब ब्रिज वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज। अगर आप एफिल टावर को इसके अंदर रखोगे तो एफिल टावर यहां पे आती, एफिल टावर से भी ऊंचा। कितने लोगों ने एफिल टावर देखी है? राइट, एफिल टावर से भी ऊंचा है।
35 मीटर यानी 100 फुट ऊंचा, उससे भी एफिल टावर से भी 100 फुट ऊंचा है। और ये भी अपने भारत के इंजीनियर्स ने डिजाइन किया। ये थॉट प्रोसेस, ये जो काम करने का तरीका, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। सरदार पटेल की मूर्ति, जिस व्यक्ति ने देश को जोड़ा, उस व्यक्ति को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था, क्योंकि एक नाम हाईजैक करके एक परिवार इस देश को अपनी मिल्कियत समझने लगा था। उस व्यक्ति के प्रति ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू सरदार पटेल की स्टैच्यू है। ये भावना की बात है, इतिहास के पन्नों को सही तरीके से रखने की बात है। क्यों हमारा कल्चर हम भूलें, क्यों हमारे इतिहास को हम भूलें। एक एक प्रोजेक्ट की बात करो तो काम की गति, काम की प्रगति, जिस स्पीड के साथ काम करना, जिस तरीके से काम करना, टोटली चेंज हुआ। एक डिजिटल क्रांति लेके आए पीएम साहब। हमने बात की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखो पूरे नॉर्थ ईस्ट में आज से 2014 में केवल 20,000 टावर थे। बीटीएस उसका टेक्निकल टर्म बीटीएस है। केवल 20,000 टावर थे। आज कितने, अंदाज लगाओ। 1,00,000। 1,00,000 पूरे नॉर्थ ईस्ट को अच्छी सर्विसेज मिले। और बाद में भी 11,200 विलेजेस बच गए। उसके लिए पीएम साहब ने 8,600 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, 8,600 करोड़। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है लैंड के लिए, टावर को जहां लगाना उस पे जमीन के लिए। तो किसी भी तरीके से सबको डिजिटल कनेक्टिविटी मिले। डिजिटल, आपने तो सुना होगा अभी जापान ने भारत की यूपीआई को अडॉप्ट करने का फैसला किया है। सुना आपने, न्यूज में देखा होगा। यूपीआई का इतना अच्छा सिस्टम बना है दुनिया में डिजिटल स्टैक का, जापान कहता है कि नहीं हम भी लगाएंगे। दैट इज द काइंड ऑफ चेंज विच हैज हैपेंड। 5G टेक्नोलॉजी खुद बनाना 2019 में दुनिया के सबसे रिचेस्ट कंट्रीज में स्टार्ट हुआ था। आज वहां पे 1,00,000 है 5G टावर्स। हिंदुस्तान में कितने? 2,00,000। 1 मिनट में एक 5G का टावर ऑन हो रहा है। एवरी मिनट 1 5G टावर इज गेटिंग ऑन इन द कंट्री। इस पेस पे काम कर रहे हैं मोदी जी, इस स्पीड से काम कर रहे हैं मोदी जी। तो देश को कहीं पर भी पीछे न रहना पड़े दुनिया की नजरों में। वो मोबाइल, आज से 10 साल पहले 98% ऑफ द मोबाइल फोन्स यूज्ड इन इंडिया वर इंपोर्टेड। टुडे 98% आर मैन्युफैक्चर्ड और इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है दुनिया में। ये एक बड़ा मैसिव चेंज। जब मेक इन इंडिया लॉन्च किया था तो हमारे विपक्षी दल मजाक बनाते थे। राहुल गांधी जी तो कई भाषण भी दिए कि ये क्या बब्बर शेर, सब तरफ बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर। वही बब्बर शेर है जो आज 90,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसी मेक इन इंडिया के कारण। 90,000 करोड़ और 25 लाख एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। एक से एक पैरामीटर पे अगर हम देखें तो कंट्री हैज डेवलप्ड वेरी वेल। इनोवेशन पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में, मोबाइल प्रोडक्शन में, स्टार्टअप्स में। जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया था, मैं ऑडियंस में बैठा था तब, मुझे याद है मेरे आसपास के लोग भी कहते थे कि यार बहुत एडवांस्ड प्रोग्राम है, इंडिया के लिए है या नहीं। मुझे विश्वास था क्योंकि मोदी जी ने जो कुछ भी प्रॉमिस किया है आज तक हमेशा पूरा किया उसे। उनका विजन मैंने देखा है, समझा है। मुझे विश्वास था बात करना चाहते हैं उनसे, उनके साथ काम करना चाहते हैं। अभी तो बाइडेन साहब ने कहा कि आप यूएस आ रहे हो, प्रॉब्लम मेरे हो गई। मेरे रूम में, मेरे व्हाइट हाउस में जितनी जगह है उससे ज्यादा लोग आना चाहते हैं
20,000, 30,000, 40,000 लोग आना चाहते हैं, ये हालत है। तो ये what I want to tell you is, what I want to share with you is, we have all been in public life. We have all seen very different periods. There was no period in the world where India's leadership was taken so seriously as this period, because of the work that has been done, because of the results which are visible, and because of the vision which is there for the world. और ये सब संभव हो पाया केवल और केवल 140 करोड़ भारतीयों के कारण, 140 करोड़ देशवासियों के कारण, जिन्होंने एक डिसाइसिव गवर्नमेंट बनाने के लिए वोट दिया 2014 में, जिन्होंने क्लियर मेजॉरिटी दी वापस 2019 में, और फिर वही क्लियर मेजॉरिटी, फिर वही डिसाइसिव मैंडेट, और फिर वही डिसाइसिव लीडरशिप देश की। धन्यवाद। মাননীয় কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতে যোৱা 9টা বছৰত, বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমূল পৰিৱৰ্তন ঘটাইছিল, বহুমুখী উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল। গোটেই কথাখিনি তথ্য সহকাৰে খুব সুন্দৰভাৱে সহজ হোৱাৰ বাবে পিপিটিৰ যোগেদি তেখেতে ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে আগন্তুক দিনত বিশেষভাৱে সংবাদ জগতৰ সন্মানীয় ব্যক্তিসকলে এই ক্ষেত্ৰত আমাক পৰামৰ্শ আগবঢ়াব, উপদেশ আগবঢ়াব, সহযোগিতা আগবঢ়াব, যাতে আমি সকলোৱে একেলগে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। পুনৰবাৰ আপোনালোকে সকলোৱে ইয়াত আহি সমবেত হোৱাৰ বাবে আমাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, সকলোৰে বাবে চাহ জলপানৰ ব্যৱস্থা আছে, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে সকলোৱে যাতে চাহ জলপান গ্ৰহণ কৰে। ধন্যবাদ।